चलिए बात करते हैं। देखो इधर आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, पाचन तंत्र। और इस टॉपिक को हम उस तरीका से आपको पढ़ाएंगे जिससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से सीखा इसी से मतलब जो आपको पढ़ाता है। सुनिए इधर, इस तरीका से आप लोग ये टॉपिक हम पढ़ाएंगे कि एक वर्ड रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इसमें से नहीं छूटेगा। तो केवल आप लोग ध्यान से बस देखते रहिए। देखो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि पाचन तंत्र क्या है, पाचन क्या है, पाचन का मतलब, डाइजेशन का मतलब क्या होता है। आप एक बात बताइए, डाइजेशन का मतलब क्या हुआ। आप ये बात पढ़े होंगे पहले भी 9 क्लास या 8 क्लास में। हम जो खाना कोई खाते हैं तो शुरुआत में जो खाना होता है वो बड़े बड़े अणुओं के रूप में होता है। उसी को तोड़कर छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए आप कि मान लीजिए हम गेहूं की बात करते हैं, तो हम जब तक गेहूं से आटा नहीं बनवाएंगे तब तक उससे रोटी हम नहीं बना सकते हैं। डायरेक्ट गेहूं से कोई रोटी बना खा सकता है, कभी नहीं खा सकता है। जब तक उसको आटा नहीं पिसवाया जाएगा, यानी छोटे छोटे कण के रूप में नहीं उसको कन्वर्ट किया जाएगा, तब तक उसको रोटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है या उससे एनर्जी हमें नहीं मिल सकती है। सेम वही बात है जब हम भोजन करते हैं तो डायरेक्ट भोजन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। भोजन जो शुरुआत में होता है काफ़ी बड़े बड़े फॉर्म के रूप में होता है, उसको तोड़कर छोटे छोटे अणुओं में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। अब उसको भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ने का काम जो शरीर का अंग करेगा, जो अंग मिलकर ये काम करेगा, उसी का नाम दिया जाता है पाचन तंत्र। ये वर्ड तो आप लोगों को समझ में आया होगा। पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र का मतलब हुआ क्या, भोजन में उपस्थित बड़े बड़े अणुओं को छोटे से छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तथा इस छोटे से छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए जिस अंग का उपयोग किया जाता है, जिस ऑर्गेन्स का उपयोग किया जाता है, उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, पाचन तंत्र नाम देते हैं। ठीक है, यानी पाचन तंत्र हम लोग बस पढ़ेंगे कि भोजन का डाइजेशन होता कैसे है और भोजन से हमें एनर्जी मिलती कैसे है, कौन कौन सा पार्ट है भोजन में जो हमें एनर्जी देता है। तो देखो आप लोग एक बात बता दें, जब कोई इंसान अगर भोजन करता है तो भोजन में मुख्य रूप से 3 चीज़ उसमें पाए जाते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और फैट। ये 3 का ही पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। लेकिन इसके अलावा और कुछ होता है भोजन में, मिनरल्स होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण पाए जाते हैं। तो इन सब का पाचन नहीं होता है, इनका डाइजेशन नहीं होता है। ये डायरेक्ट ब्लड के माध्यम से शरीर के प्रत्येक हिस्सा में पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये पहले ही काफ़ी स्मॉल फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे रूप में रहते हैं। डाइजेशन उसी का होता है जो बड़े बड़े रूप में होगा, बड़े अणु के रूप में रहेगा, बड़े क्या कहता है, जटिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में रहेगा, उसका डाइजेशन होता है। कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में किसी पार्टिकल्स को छोटे छोटे स्मॉलेस्ट फॉर्म में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पाचन कहलाएगी। यानी कि अभी तक आपको बस हम इतना बताया कि पाचन क्या है, पाचन का मतलब क्या होता है। तो अब देखो, जब भोजन इंसान कोई करता है, अगर कोई इंसान भोजन करता है तो आप बता दें, जब कोई इंसान भोजन करता है तो अधिकांशतः क्या क्या चीज़ मुख्य रूप से पाया जाता है। अभी बताया हमने, कार्बोहाइड्रेट, नंबर 1 में कार्बोहाइड्रेट, दूसरा मिलता है क्या, प्रोटीन, और तीसरा मिलता है फैट। ये तीनों कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होते हैं। इन्हीं तीनों को तोड़ के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया पाचन कहलाएगी। और जो देखिए बात, आप देखो ध्यान से देखो, हम एक डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र का चित्र बना रहे हैं, और जब तक हम पाचन तंत्र का चित्र नहीं बनाएंगे तब तक आप लोगों को बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले हम पाचन तंत्र का डायग्राम बना दे रहे हैं, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए इसी आता है इसमें। देखिए ये जो डायग्राम आपके सामने बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया है, काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। ये इसको सबसे स्टार्टिंग देखो, पाचन की प्रक्रिया स्टार्टिंग कहाँ से होता है, हमारे मुख से होता है। सबसे पहले खाना मुख में ही नहीं रखते हैं। ये है मुख। पहले एक एक पार्ट का नाम आपको बता देते हैं। ये मुख है, इसको हम क्या क्या नाम से जानते हैं। सबसे पहला इसको माउथ बोला जाता है, दूसरा इसको ओरल कैविटी बोला जाता है, तीसरा इसको वोकल कैविटी बोला जाता है,
या फिर इसको मुख्य गुहा बोला जाता है। इतना नाम होता है सिर्फ इस मुख का। तो ये मुख्य गुहा का मतलब क्या हुआ? गुहा का मतलब होता है खाली जगह, जहाँ पे कुछ जगह, हमारे मुंह के अंदर जगह होता है, इसीलिए उसको हम लोग मुख्य गुहा के नाम से जानते हैं। ये जो आपके नली आपको दिखाई दे रहा है, इस नली को हम लोग फूड पाइप के नाम से जानते हैं। ये फूड पाइप है और इसी फूड पाइप को हम लोग ग्रास नली बोलते हैं। इसी फूड पाइप को हम लोग ग्रास नली बोलते हैं। और इसी फूड पाइप का एक और नाम होता है यूसोफोगस। इसी को कहा जाता है, यूसोफोगस के नाम से भी जाना जाता है। ये फूड पाइप है, ग्रास नली इसी को बोलेंगे। ये माउथ है, ओरल कैविटी है, बकल कैविटी या फिर मुंह गुहा के नाम से जानेंगे। ये जो फूड पाइप आपको दिखाई दे रहा है, ये लगभग 25 cm 25 cm का होता है। उसके बाद इसको हम लोग अमाशय बोलते हैं, एस्टोमैच इंग्लिश में कहा जाता है, अमाशय बोलेंगे। ये यकृत, लीवर कहा जाता है इंग्लिश में इसको। यकृत जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर, इसको कहते हैं पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। ये होता है पैंक्रियाज, अग्न्याशय, अग्न्याशय। इसको हम लोग कहते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। ये है बड़ी आंत, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। यह है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, और इसको कहता है एनस। देखिए इतना डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपको ये जो आपके सामने लिखा गया है, ये जो आपके सामने हम लिखे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फाइनल, ये टोटल पाचन तंत्र का पार्ट है। ये टोटल पाचन तंत्र का पार्ट है। और इस टोटल रूप को यहाँ से यहाँ तक हम लोग कहते हैं आहार नाल। इसको कहा जाता है आहार नाल। यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर लिखते हैं आहार नाल, ये कहा जाएगा आहार नाल। और इस आहार नाल की लंबाई, इस आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है। 8 से लेकर 10 मीटर तक इस आहार नाल की लंबाई होती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने आपको बताया किस अंग का नाम, कौन कौन से, कहाँ से आ जाता है इसमें ये जो हमने आपको बताया, ये बस अंग का नाम बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट होता है। ये होता है माउथ, ये होता है फूड पाइप, इसको कहते हैं अमाशय, इसको कहते हैं अग्न्याशय। ये भी नहीं, बक्कल कैविटी होता है, बक्कल कैविटी, ये अमाशय, ये अग्न्याशय, ये लीवर, यकृत होता है, ये पित्ताशय होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और ये एनस होता है। ठीक है, इस टोटल को हम लोग कहते हैं आहार नाल। अब समझिए इसके अंदर प्रक्रिया क्या क्या होती है। जब हम भोजन करते हैं तो कैसे उसका डाइजेशन होता है, किस तरह कार्बोहाइड्रेट टूटता है, किस तरह प्रोटीन टूटता है और किस तरह फैट टूटता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कोई इंसान भोजन करता है तो उसके भोजन में पहले आपको बता दिए 3 चीज मौजूद रहता है। सबसे पहला होता है उसमें क्या, सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, और तीसरा होता है वसा। जैसे मान लीजिए लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट, देखिए कैसे ये टूटता है। कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होता है भोजन में। जब पहली बार इसको तोड़ा जाता है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज में टूटता है, और ग्लूकोज के बाद ये टूट जाता है ग्लाइकोनोजन में, ग्लाइकोनोजन में टूट जाता है पहला कार्बोहाइड्रेट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। आप बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले किस में टूटता है, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज के बाद किस में टूट जाता है, ग्लाइकोनोजन में। कार्बोहाइड्रेट के बाद होता है प्रोटीन। अब इस प्रोटीन को समझिए, प्रोटीन हो गया कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, जैसे जिस तरह कार्बोहाइड्रेट हो गया कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, ये दोनों इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। यानी कि जब भोजन किए तो उस समय हमें कार्बोहाइड्रेट मिला, और जब डाइजेशन हुआ तो वो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, या तो ग्लूकोज में या फिर ग्लाइकोनोजन में कन्वर्ट हो गया। अब बात करते हैं प्रोटीन का। सबसे अधिक भोजन में सबसे अधिक डाइजेशन इस प्रोटीन का होता है। जो भोजन में प्रोटीन पाया जाता है उसमें सबसे अधिक डाइजेशन इस प्रोटीन का होता है। कि सबसे पहले प्रोटीन बनता है किसमें, पेप्टोन, पेप्टोन्स, इसके बाद बनता है पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स, और सबसे पहले प्रोटीन बना किसमें, पेप्टोन, पेप्टोन के बाद बना पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड्स के बाद बनता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। समझते चलिएगा, प्रोटीन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, उससे सिंपलेस्ट फॉर्म पेप्टोन्स, उससे सिंपलेस्ट फॉर्म पेप्टाइड्स, उससे सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड। ये हमने बताया। अब विगत ये बताना है
कौन सा जो पोषक तत्व जिसको हम बोलते हैं भोजन में पाया जाता है, ये टूट कर किस किस पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद आपको हम समझाएंगे कि टूटता कैसे है, कैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, कौन बदलता है उसको, या फिर प्रोटीन कैसे पेप्टोन में बदलता है, कहाँ पे पेप्टाइड्स में बदलता है और कहाँ पे अमीनो एसिड में बदलता है। तो आप लोग ध्यान से बस देखते रहिए। अगला बात हम करते हैं क्या जिसका फैट, यानी कि वसा का देखिएगा। फैटी एसिड में सबसे पहले बदलता है और फैटी एसिड के बाद यही फैट बदल जाता है ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल में ये फैटी एसिड फैट बदल जाता है। देखिए तीन, यहीं पे हम पहले बताएं कि तीन ही चीज भोजन में मुख्य रूप से पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन इन्हीं तीन चीज का खास कर होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और किसका, फैट का। तब हम लोग ये समझना कि सबका डाइजेशन होता कहाँ पे। तो इन सब को समझाने से पहले आपको एक वर्ड हम बताएंगे, ग्लैंड्स, ग्रंथि के बारे में आपको एक वर्ड बताएंगे। चलिए यहाँ बता के फिर पूछा देंगे आप। ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में ग्लैंड्स कहा जाता है, ग्लैंड्स। समझिए ग्रंथि क्या होता है। इंसान के शरीर का वे अंग जो या तो एंजाइम का या फिर हार्मोन्स का स्राव करते हैं, उन अंग को हम ग्रंथि के नाम से जानते हैं। फिर से सुन लीजिए, इंसान के बॉडी का, इंसान के शरीर का वैसे अंग जो या तो एंजाइम बनाते हैं या फिर हार्मोन्स बनाते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, ग्रंथि नाम देते हैं। और ये ग्रंथि दो रूप में होता है, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है जो हार्मोन्स बनाते हैं। वैसे ग्रंथि जो हार्मोन्स बनाते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि या फिर लैंगरहैंस की दीपिका है, ये सब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम है। और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होते हैं, जो खासकर इंसान के बॉडी में एंजाइम का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाते हैं। अब इसको हमने आपको पहले क्या बताया, कहा से कि इसमें कहीं ना कहीं यूज पड़ेगा, क्योंकि भोजन को इस पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं एंजाइम देना पड़ता है। एंजाइम उसमें अलग अलग अंग होते हैं जो उसमें एंजाइम डालते हैं, तो उस ग्रंथि के बारे में हमको जानना जरूरी है सबसे पहले। इसलिए पहले आपको ग्रंथि के बारे में बता दिया। अब जब ग्रंथि के बारे में बताया तो एक बात और इसके बारे में जान जाइए, इंसान के बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड लीवर, यकृत। इंसान के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है, यह लीवर होता है, यकृत को कहा जाता है। और सबसे छोटा जो ग्रंथि होता है ये माइंड में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जिसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, उसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। किसको, सबसे छोटी ग्रंथि को, जो कहाँ पे होता है, दिमाग में होता है, माइंड में होता है। माइंड जब आपको पढ़ाएंगे, मस्तिष्क आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं और किस पार्ट में ये पीयूष ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम जिस टॉपिक पे है उसी की बात करेंगे। तो ये ग्रंथि तो लगभग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि इनका डाइजेशन होता कैसे। इनका डाइजेशन करने से पहले देखिए, ध्यान दो, सबसे पहले बात करते हैं कि डाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है। हमने आपको बताया कि डाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है इंसान के मुख से। सबसे पहले खाना हम कहाँ रखते हैं, मुख में रखते हैं, यानी कि प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होगी, मुख से प्रारंभ होगी। तो देखिए हम लिख देते हैं मुख, जिससे मुख गुहा कहते हैं। इस मुख गुहा में एक ग्रंथि पाई जाती है, मुख गुहा में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे लार ग्रंथि कहते हैं, लार ग्रंथि। मुख गुहा के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि का नाम क्या है, लार ग्रंथि है। और ये लार ग्रंथि जो होता है ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ये जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, ध्यान से सुनते चलना सब, क्योंकि कबो खड़ा करके किसी से पूछ सकते हैं कि इसका पूरा डिफाइन करिए, जितना डिटेल में पढ़ा है बस समझते चलिए। लार ग्रंथि कितने रूप में होते हैं, तीन, यानी कि तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। उसमें सबसे पहला ग्रंथि का नाम होता है लार ग्रंथि का पैरोटीड, पैरोटीड ग्रंथि। दूसरा होता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्रंथि और सबमैंडिबुलर। तीन प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटीड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सबमैंडिबुलर ग्रंथि। ये तीन लार ग्रंथि पाई जाती है इंसान के बॉडी में किसी भी जानवर की बात करके। अब ये जो पैरोटीड ग्रंथि होती है सबसे बड़ी, याद रखिएगा, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है,
ये है पैरोटिड। पैरोटिड जो ग्रंथि है सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कहलाती है, और यही पैरोटिड ग्रंथि सांप के अंदर जो जहर निकलता है, सांप जिससे जहर निकालता है, ये पैरोटिड ग्रंथि के द्वारा ही सांप जहर निकाल पाता है। पैरोटिड ग्रंथि के कारण ही सांप क्या निकाल पाता है, जहर। अब ये सब ग्रंथि मिलकर कितने प्रकार की एंजाइम बनाती है, अब वो देखिए हम बात करते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप वाला का आप लोग समझते चलिए। देखिए ये जो 3 ग्रंथि हमने क्या बताया, ये सब मिलकर 4 प्रकार के एंजाइम निकालते हैं। भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए माउथ में 4 प्रकार के एंजाइम निकालते हैं। सबसे पहला जो एंजाइम बताया उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इतना बार बताए हैं, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। दूसरा क्या होता है, टाइलिन। इससे क्या होता है, डाइस्टेज। और चौथा क्या होता है, म्यूकस। म्यूकस एकदम इत्मीनान से समझिए लोग बात। देखिए आपके बुक में ये सब नाम उतना नहीं मिलेगा, आपके किताब में उतना नाम नहीं मिलेगा जितना आप लोग हम बता रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि जब एक तो आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, दूसरा आप लोग घर पे जाकर मोबाइल पर देखिएगा, पढ़िएगा, तो 2 बार 3 बार एक ही चीज़ को सुनिएगा तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ऐसा बात नहीं कि इसको रखना पड़ेगा बैठकर। आपको बता रहे हैं सबसे पहले स्टार्ट भोजन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हमने किया, मुख से किया। और मुख में सबसे पहले भोजन हम मुख में ही रखते हैं, इसलिए हम भोजन की प्रक्रिया स्टार्टिंग किया मुख से। तो मुख में बताएं कि मुख गुहा में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, लाल ग्रंथि। ये लाल ग्रंथि 3 रूप में होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पैरोटिड को कहा जाता है। सांप के अंदर जो जहर निकालता है, सांप जिस ग्रंथि से अपना जहर निकालता है उस ग्रंथि को क्या कहते हैं, पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। अब देखिए ये सब ग्रंथि मिलकर 4 प्रकार के एंजाइम निकालते हैं। सबसे पहले लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस। अब यहाँ से ध्यान समझते चलिए, ये लाइसोजाइम क्या करता है। देखिए जब इंसान खासकर मान लिया बच्चा, छोटा छोटा जो बच्चा होता है, भोजन को जैसे मन करता है वैसे खा लेता है। सब हाथ धोए चाहे ना धोए उससे उसको मतलब नहीं है, उठाएगा खाना शुरू कर देगा। वो नहीं जानता है कि उसमें कीटाणु है कि क्या नहीं है, तो उसको बस पेट भरने से मतलब है, खाने से मतलब है, वो बस खाने का चक्कर में रहता है। छोटा बच्चा जो होता है सब हर 10 मिनट पर खाता है, सब हर 15 मिनट पर खाता है, सब केवल खाने का चक्कर में रहता है सब। तो ऊपर वाले ने जब आपके बॉडी का निर्माण किया ना, तो काफ़ी सोच समझ के किया। आप कब क्या गलती कर सकते हैं, कब क्या हो सकता है, ये सब का ध्यान रख के ऊपर वाले ने बनाया आपके शरीर को। ये लाइसोजाइम जो होता है ना, जिससे भोजन में रखते हैं, ये कीटाणु को मारने का काम करता है, समझिए ना। ये कीटाणु को मारने का काम करता है, लाइसोजाइम कीटाणु को मारता है। उसके बाद बात देखिए, ये 2 सबसे ज़्यादा प्रचलित, अगर अधिकांशतः कोई टीचर लोग पढ़ाते लोग तो सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम है टाइलिन। पूछा जाता है मुख में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो जानते हो लाल ग्रंथि। और लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है, टाइलिन, क्योंकि ये काफ़ी प्रचलित नाम है टाइलिन। टाइलिन कहें या फिर डाइस्टेज कहें, ये दोनों क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। बहुत वीडियो क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट को, यानी कि इसको मंड भी कहा जाता है, चोकर भी कहा जाता है, स्टॉर्च भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का सब रूप है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। और कार्बोहाइड्रेट को पचाकर किस में बदल देता है, अभी बताया, देखिए ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज में या फिर माल्टोज में, ग्लूकोज में या फिर माल्टोज में बदल देता है कौन, टाइलिन और डाइस्टेज। तो अधिकांशतः आप यही याद रखिएगा कि मुंह में कौन सी एंजाइम निकलता है, लाल ग्रंथि से कौन सी एंजाइम निकलता है, तब ज़्यादा याद रखिएगा टाइलिन। लाल ग्रंथि कौन सी एंजाइम निकालती है, टाइलिन। और क्या, डाइस्टेज भी निकालता है, लाइसोजाइम भी निकालता है, म्यूकस भी निकालता है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, टाइलिन। यही क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, जैसे दांत से हम भोजन को चबाते हैं तो उस चबाने की प्रक्रिया के दौरान ही ये टाइलिन क्या करता है, उस भोजन में मिलकर उसके जो कार्बोहाइड्रेट है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन बदल दिया, ये टाइलिन बदल दिया। ठीक है यहाँ तक। अब ये एक देखिए, एक होता है म्यूकस और एक होता है म्यूकोसा। आपको बताएंगे म्यूकोसा कहाँ पे पाया जाता है, और वो हमारे बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस आप पहले म्यूकस समझिए। ये क्या करता है, भोजन को ले क्या करेगा, चिपचिपा बना देता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है। आप देखिए, कोई इंसान अगर खाना खा रहा हो, मान लीजिए हम ही खाना खा रहे हैं या कोई भी, और कोई खाना खा रहा हो, बाई चांस मान लीजिए सुमित खाना खा रहा है, खाना का शौकीन है ज़्यादा, मान लीजिए तू खाना खा रहा है, खाना खाते समय तुम्हारे एकदम पूरा खाना को मतलब मुंह में चबा दिया है, और चबाने के बाद अचानक एक कंकड़ आपके दांत से दबा दिया। अब तब तो आप उसको नहीं खा पाइएगा, उसको उगलिएगा। उगलने के बाद आप देखिएगा बहुत अच्छा दिख रहा है, काफ़ी स्मार्ट दिखता है वो। उगलने के बाद
आप उसमें से कंकर निकाल के फिर खा जाइएगा, खा जाएगा ना, फिर खा जाएगा। कोई नहीं खा सकता है खाना मुंह से निकलने के बाद दोबारा इसको कोई नहीं खा सकता है। क्या नहीं खा सकता? हाँ, छोटा बच्चा तो कोई बातें नहीं, वो तो कुछ खा जाएगा, उसका कौन बात है। वो तो नाक में उंगली लगाता है, सब निकालता है, सब खा जाता है, वो सब छोटा छोटा बात है, उसको कुछ नहीं समझता है सब। तो छोटा बच्चा का बात नहीं, यहाँ बात हम कर रहे हैं कि जब आप भोजन को मुंह से निकालते हैं तो आखिर क्या कारण है, वो अजीब टाइप का दिखाई देता है, नहीं चिपचिपा दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? ये म्यूकस है, वो उस भोजन को लेके आकार का बना देता है, चिपचिपा लसा लसा टाइप का बना देता है, जिसका दोबारा मुंह से निकालने के बाद उसको इंसान खा नहीं सकता। अब बात समझ में आ रहा है? जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखिए बात। अब ये हमने आपको सिर्फ क्या बताया, ग्रंथि, मुख गुहा में क्या, तो अब बताइए मुख गुहा में क्या चीज का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है अधिकांश रूप में? टाइलिन करता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में या फिर माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो अब बताइए केवल 3 इसमें मेन था, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट था। तो हमने तो कार्बोहाइड्रेट को समझ लिया कि ये कैसे टूटा। अभी आगे और तोड़ेंगे इसको हम कि कैसे ये ग्लाइकोजन में बदलेगा या फिर किस में बदलेगा, और आगे पढ़ेंगे। अभी बस हमने ये बताया मुख में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ और डाइजेशन के बाद वो बदल गया ग्लूकोज में या फिर माल्टोज भी आप कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब हमने आपको ये मुख गुहा के बारे में बताया तो शुरुआत में स्टार्टिंग जब किए तभी बताए थे कि इंसान जब खाना खाता है तो खाना में केवल ये 3 नहीं रहता है, इसके अलावा क्या क्या होता है? खनिज होता है, लवण होता है, प्रोटीन क्या कहते हैं, और मिनरल्स होता है, वो सब पाया जाता है, विटामिन होता है। तो ये सब ऑटोमेटिक पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो जो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है पुनः उसको हम तो और सिंपलेस्ट नहीं कर सकते। अब हम किसी को दे दे बाबू ले जाओ 5 किलो आटा पिसवा के लाओ, जाइएगा आटा पिसवाने की, गेहूँ पिसवा जाइएगा, दुकानदार भी कहेगा आटा कैसे पीसे, तो पहले से पिसा हुआ है। सेम वही बात है, विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण ये पहले से ही काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। इनका हमारे बॉडी में डाइजेशन ये डायरेक्ट ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जहाँ जहाँ यूज पड़ता है वहाँ पहुँच जाते हैं। इनका डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन किनका होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और किसका? फैट का होता है। इतना बात समझ में आया आप लोग को? अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। भोजन का डाइजेशन हुआ लेकिन केवल किसका हुआ? कार्बोहाइड्रेट का हुआ। और कार्बोहाइड्रेट जैसे किसी भोजन में पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट, समझिए यहाँ पे आओ, पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे मान लीजिए खाना का टुकड़ा था, मुंह हम बना नहीं पाए हैं, बहुत ऐसा ड्राइंग बनाने में काफ़ी तेज है इसलिए किसी तरह इतना बना दिए हैं। यहाँ पर मुंह हम बनाए नहीं, बस आप समझिए यहाँ पे मुंह है, ठीक है, और मुंह में भोजन को चबा दिया गया है। चबाने के बाद भोजन का कुछ रूप बनेगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट पच चुका है, बच क्या गया है? प्रोटीन और फैट। तो नाम याद रखिएगा, पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट और अध पचा हुआ प्रोटीन तथा वसा के मिले हुए रूप को बालक हम लोग कहते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। बोलस कहा जाता है, नाम याद रखिएगा, बोलस। कोई पूछेगा आपसे कि बोलस क्या है तो आप सिंपल बता दीजिए, पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट और अध पचा हुआ प्रोटीन तथा वसा के सम्मिलित रूप को ही हम बोलस कहते हैं। बस आप सुनते चलिए, ऑटोमेटिक याद होते जाएगा। पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट और अध पचा हुआ प्रोटीन तथा वसा के सम्मिलित रूप को हम क्या नाम देते हैं? बोलस। अब ये बोलस जो है प्रवेश करता है किसमें? जब आमाशय में आएगा तभी इसका पूरा डाइजेशन होगा। अब ये यहाँ से प्रवेश करता है इस आहार नाल में, पहले आहार नाल कर रहे हैं, ये ग्रास नली में, यानी फूड पाइप में प्रवेश करता है। देखो ये फूड पाइप जो होता है ना, ये फूड पाइप यहाँ से यहाँ तक होता है। इसकी लंबाई लगभग होती है 25 cm। 25 cm फूड पाइप की लंबाई होती है। इस फूड पाइप में इस तरफ कार्टिलेज नामक संरचना पाई जाती है, सीसी आकार का फूड पाइप। ये क्यों होता है? बाई चांस कभी कभी क्या होता है कि खाली होने के कारण ये जो होता है ये फूलता रहता है, पचकता रहता है। इसोफेगस जो होता है इसी को हम फूड पाइप बोलेंगे, फूलता रहता है, पचकता रहता है। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए संरचना इसमें नहीं बनाया जाता तो ये सटेगा तो सटेगा, सटने लगेगा। अब खाना खाइएगा तो ऊपर टंगा जाएगा, अंदर जेबे नहीं करेगा। इसलिए ये बनाया गया कि ये जो है इसको फैलाने में मदद करे, बार बार इसको सटने न दे, इसको फैलाने में मदद करे। तो आप यहाँ से जब भोजन पहुँचता है तो ये फूलता है, पचकता है, फूलता है, पचकता है। और इस प्रक्रिया के दौरान भोजन फूड पाइप से होते हुए कहाँ प्रवेश करता है? इस आमाशय में प्रवेश करता है। तो जिस प्रक्रिया के दौरान बोलस, अब हम भोजन नहीं कहेंगे, बोलस कहेंगे। और बोलस मतलब आप समझ चुके हैं कि क्या पच चुका है? कार्बोहाइड्रेट पच चुका है और क्या बच गया? प्रोटीन और फैट बचा हुआ है, ठीक है। तो पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट और अर्ध पचा हुआ प्रोटीन तथा फैट को हम बोलस नाम करते हैं। और जिस प्रक्रिया के दौरान ये बोलस हमारे आमाशय तक पहुंचता है, यानी फूलने पचकने की प्रक्रिया जो होती है इस ग्रास नली की, उस प्रक्रिया को बालक हम लोग क्रमाकुंचन बोलते हैं। क्रमाकुंचन याद रखिएगा, क्रमाकुंचन। यदि आपसे पूछा जाएगा किस प्रक्रिया के दौरान
फूड पाइप से भोजन आमाशय में प्रवेश करता है। तो किस प्रक्रिया के दौरान प्रवेश करता है? क्रमाकुंचन प्रक्रिया। अब हम लोग क्रमाकुंचन प्रक्रिया के दौरान ये आमाशय में प्रवेश करता है स्टोमेट। तो आमाशय क्या होता है? देखिए ये पेट है, इसको हम लोग पेट बोलते हैं। आमाशय अलग होता है और पेट अलग होता है। इस सबको आमाशय नहीं बोलेंगे। उदर, इसको हम लोग उदर कहते हैं। लंबोदर होता है ना, गणेश जी का उदर लंबा है जिसको लंबोदर बोलते हैं। ये सब उदर है, इसी को सिक्स पैक बोला जाता है। ठीक है, ये उदर है। और इस उदर के अंदर वह पार्ट जहाँ पे भोजन जाके स्टोर होता है, जहाँ पे भोजन जाके रुकता है, उस पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं? आमाशय का नाम देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? ये पूरा आमाशय नहीं कहलाएगा। आमाशय बस वो हिस्सा कहलाएगा जहाँ पे भोजन जाके डाइजेशन होना प्रारंभ होगा, जहाँ से भोजन डाइजेशन होना शुरू होगा। यहाँ पर आमाशय में जहाँ जाके स्टोर होगा भोजन, इसको हम लोग कहते हैं आमाशय। इसमें भोजन जाकर रुकता है, बाकी कहीं नहीं जाता है, यहाँ पे जाता है भोजन आमाशय में। इसको हम लोग आमाशय का नाम दें। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब भोजन आमाशय में प्रवेश करता है तो आमाशय के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। तो एक और आपको बात बता दें, चलिए इससे पहले एक और बात बताते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम लोग का गर्दन जो है, इस गर्दन में 2 नली है। एक नली होता है फूड पाइप का और एक नली होता है एयर पाइप का। और इस एयर पाइप और फूड पाइप के बीच में, एकदम बीच में एक संरचना होती है, एक ऑर्गेन्स होता है जिसको हम लोग क्या नाम कहते हैं? क्या बोलते हैं? इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस होता है बीच में। वही इपिग्लोटिस, मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं तो एयर पाइप की तरफ मुड़ जाता है, तो खाना कहाँ चला जाता है? फूड पाइप। अगर सांस लेते हैं तो किधर मुड़ जाता है? फूड पाइप की तरफ। सांस लेते हैं तो फूड पाइप की तरफ मुड़ जाता है, ताकि हवा किस में जाए? एयर पाइप में जाए। बाइक, और इसको मुड़ाता कौन है? हमारा माइंड मुड़ाता है। दिमाग जो है वो इपिग्लोटिस को मुड़ाता है। चलो आप खाना खा रहे हैं तो आप मुड़िए किधर? एयर पाइप में मुड़े, तो खाना आराम से कहाँ चले? फूड पाइप में प्रवेश कर जाए। कभी कभी क्या होता है, आप खाना खाते खाते किसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं ना, बाई चांस कभी कभी किसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अब आपका माइंड है किसी और के पास, आपका माइंड चला जाए किसी और के पास, क्या कर रहा होगा इस समय? बाकी तो आप समझदार हैं कि नहीं, क्या कर रहा होगा इस समय? आपका दिमाग है कहीं और। अब इपिग्लोटिस रहता है, अब ला हम किधर मुड़े बताइएगा तब ना मुड़ेंगे। अब मुड़ने का काम कौन कर रहा था? माइंड। लेकिन आपका माइंड तो किसी और के पास है। अब इपिग्लोटिस बेचारा परेशान, अभी खिसिया के जिधर मन करता है उधर, अब जिधर खाना खाते हैं उसी डायरेक्शन में मुड़ जाता है, फूड पाइप को बंद कर देता है। अब फूड पाइप जब बंद होगा तो खाना किधर प्रवेश करेगा? एयर पाइप में। अब जैसे खाना एयर पाइप प्रवेश करता है तब नीचे से फेफड़ा देखता है तो कहता है बाप रे बाप, ये क्या करने आ रहा है इधर। अब ये दम लगा के मारता है बाहर, तो नाक में मुंह में सब बाहर फेंक देता है, सब कहता है सब सड़क गया। अब घर का लोग कहता है कि आपको कोई याद कर रहा है, कहता है ना, जब सड़कता है तो घर का लोग कहता है कि आपको कोई याद कर रहा है। ये नहीं कहता कि हमारा बेटवा किसी को याद कर रहा है ये नहीं कहता है लोग कि हमारा बेटा किसी को याद कर रहा है, कहता है लोग कि इसको कोई याद कर रहा है। बेटी भी हो सकती है क्या? बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है। चलिए ना देखिए आप ध्यान दो, मतलब इतना बात आपको समझ में आया ना। एयर पाइप फूड पाइप क्या होता है? ये हमारा खाना जाता है फूड पाइप। आपको हम बताएंगे ट्रेकिया एयर पाइप के माध्यम से, जब आपको ट्रेकिया फेफड़ा के बारे में पढ़ाएंगे, श्वास नली के बारे में पढ़ाएंगे, तब आपको हम बताएंगे कि एयर पाइप कैसे काम करता है, कैसे एयर फेफड़ा में जाता है, क्या क्या होता है, कितना जाता है, कितना आता है, उसके बाद अगला वीडियो में कोई बताएंगे। अभी फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सिर्फ इस आमाशय का। इस आमाशय के बारे में जानेंगे, अग्न्याशय के बारे में जानेंगे कि क्या इनका काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल इतना तो कुछ मिटाना पड़ेगा तभी हम बना पाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद तब तक पानी में पी ले। चलिए मिटाते हैं इसको, इतना बस मिटाएंगे। मुख घुमा तो समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। मुख घुमा हमने पूरा आपको बता दिया। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। इसको नहीं मिटाएंगे कैसे, ये हमको आपको समझाना है कि कहाँ कहाँ इसका किसका किसका डाइजेशन होगा। पढ़ते चलिए और सब बात दिमाग में सेट करते चलिए, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने कहीं से आ जाए डाइजेस्टिव सिस्टम से, एक को छूटे नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आमाशय का। खूब ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, आमाशय को 2-3 तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर हम चाहें तो अभी 2 मिनट में इसको उड़वा देंगे पढ़ाकर। बस इतना बोल देंगे कि आमाशय के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे जठर ग्रंथि कहते हैं, और ये जठर ग्रंथि जठर रस निकालता है, और ये जठर रस जो होता है 3 प्रकार के एंजाइम निकालता है। उसके बाद टॉपिक सबका काम बताए खत्म कर देंगे। लेकिन आप ये बात समझिए कि आमाशय कितने भाग में होता है, कौन कौन पार्ट क्या काम करता है आमाशय का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इंसान का जो आमाशय होता है ना, 3 भाग में बटा होता है। खूब अच्छा समझिएगा इस बात को। अब बढ़ती आते इसको मिटा देते हैं।
इंसान का जो आमाशय होता है कितने भाग में बटा होता है? 3 भाग में बटा होता है। सबसे पहला जो भाग होता है इसका हम लोग बोलते हैं कार्डियक। दूसरा भाग जो होता है उसको बोलते हैं फंडिक। और तीसरा जो भाग होता है इसको बोला जाता है क्या, बहुत मेहनत लग रहा है पढ़ाने में और पसीना आ गया। तीसरा भाग जो होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक। पढ़ाना बड़ी हार्ड काम है कि नहीं? आप लोग तो बैठ के चुपचाप सुनते रहना, जो चिल्ला रहा है उसको टेंशन है। ध्यान दो, कार्डियक, फंडिक और क्या, पाइलोरिक। देखो ये जो लिखा गया कार्डियक सबसे पहला भाग, चलिए यहाँ पर हम एक आमाशय बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घबरा गया, अच्छा सा बनाते हैं। मान लीजिए मानने में कहा जाता है, मान लीजिए ये आमाशय है, ठीक है, छोटा मोटा कोई आमाशय है। इसका हमने 3 पार्ट बनाया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। आमाशय का सबसे जो पहला पार्ट होता है इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं कार्डियक। आमाशय का सबसे पहला भाग जो होता है उसको क्या नाम देते हैं? कार्डियक का नाम देते हैं। इसको कार्डियक का क्यों कार्डियक कहा जाता है? क्योंकि ये पार्ट होता है हृदय के काफी नजदीक होता है। और आप ये बात जानते होंगे, हृदय का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है, कहलाता है नहीं? कार्डियोलॉजी। एक होता है कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय की पढ़ाई करता है, डॉक्टर बनता है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और हृदय का अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। और ये पार्ट हृदय के काफी नजदीक होता है, इसलिए इस पार्ट को क्या नाम दिया गया? कार्डियक। अब इसका क्या काम अभी जस्ट बताने के नाम बता दें। दूसरा का जो पार्ट है इसको बोलते हैं फंडिक। और तीसरा का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट है पाइलोरिक। सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है बायोलॉजी, आसान है कि नहीं है? क्योंकि ये आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, क्योंकि आप अपने बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको आपको इंटरेस्ट मिलता होगा पढ़ने, चलो सीखने को कुछ मिल रहा है कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या होता है वो हमें सीखने को मिल रहा है। तो ये आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक होता है, फंडिक होता है और तीसरा क्या होता है? पाइलोरिक होता है। अब ये तीनों काम क्या करता है? सबसे पहला काम देखिएगा, भोजन में कार्बोहाइड्रेट पच चुका था, पचाना किसको? प्रोटीन को और फैट को। समझते चलिए अब प्रोटीन कैसे पचता है। प्रोटीन और फैट को पचाने के लिए एक कंडीशन होता है कि भोजन पचाने का काम होता है पाइलोरिक करता है, बताएंगे इसमें कौन करता है ये काम। लेकिन इसका एक कंडीशन होता है, ये कहते हैं कि भोजन में हम इस प्रोटीन को तभी पचाएंगे जब ये भोजन मेरे पास एसिड के फॉर्म में आए। क्यों? क्योंकि शुरुआत में पहले ही भोजन में टाइलिन मिल गया था और वो टाइलिन होता है क्षार के फॉर्म में, यानी भोजन को क्षारीय बना दिया था। अब ये कहता है कि हम इस भोजन को तभी पचाएंगे जब ये भोजन किस रूप में आए? एसिड के फॉर्म में आए। अब ये क्या करता है? सबसे पहला पार्ट कार्डियक जो करता है, सबसे पहले शुरुआत में जैसे भोजन प्रवेश करता है उस भोजन में HCl मिला देता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है और इसी को तेजाब कहा जाता है। अब देखिए कितना डेंजर ये HCl बनाया, लेकिन कितना डेंजर HCl बनाया जिसे तेजाब कहा जाता है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके शरीर पर मार दिया जाए तो पूरा जल्द खत्म हो जाएगा, अंग खराब हो जाएगा, इतना नहीं डेंजर होता है। लेकिन आप बताइए हमारे आमाशय में इस HCl का स्राव होता है, बनता है, कार्डियक देता है, उसको भोजन में मिला देता है, लेकिन हमारे आमाशय को कोई क्षति नहीं मिलती है, कोई क्षति महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर पहले बताएं, ऊपर में जब आपका बॉडी बनाया तो काफ़ी सोच समझ के बनाया। उसने क्या किया, इस HCl से आपके इस आमाशय को बचाने के लिए, ध्यान समझिएगा, इस HCl से आपके इस आमाशय को बचाने के लिए इस पर एक लेयर बना दिया म्यूकोसा का। क्या चीज का लेयर? म्यूकोसा का एक लेयर बना दिया। नाम याद रखिएगा, देखिए वो म्यूकस था, इसके पहले पढ़ाए थे, वो म्यूकस था। ये म्यूकोसा का एक लेयर होता है। अब कोई पूछेगा म्यूकोसा आमाशय में क्या काम करता है, तो सिंपल सी बात है, ये HCl से हमारे आमाशय की रक्षा करता है, HCl से हमारे आमाशय को बचाता है। अब देखो दूसरा बात करते हैं फंडिंग। जब यहाँ पे HCl मिल जाता है, सबसे पहले बात ध्यान दीजिए, आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक लगभग रहता है। माना जाता है ऐसे कि लगभग 3 से 4 घंटे तक भोजन हमारे आमाशय में स्टोर रहता है उतना देर तक। यहाँ से कार्डियक में जब HCl मिल जाता है तो भोजन आता है इस फंडिक के पास, और फंडिक में आकर चारों तरफ फैल जाता है, और इस फंडिक में कीलानुमा संरचना पाई जाती है इस तरह का। देखिए किसी अगर इसमें भोजन नहीं जाएगा ना फंडिक के पास, तो ये संरचना क्या करेगा, आपके सत्ता को टच करना शुरू करेगा, तो लगेगा बाप रे बाप 6 किलो भूख लगा है, कहेगा सब घर में जाकर चूहा कूद रहा है पेट में, कहता है पेट में चूहा कूद रहा है, बहुत जोर भूख लगा है। यानी कि आपको भूख का एहसास
आमाशय का कौन सा पार्ट दिलाता है? फंडिक दिलाता है। इसमें भोजन नहीं देगा ना तो गड़ना शुरू कर देगा, और ये गड़ेगा तो आपको लगेगा कि भूख लग रहा है, मतलब भूख का महसूस हो रहा है, तो आप खाना फिर खाइएगा, 2-3 प्लेट और खींचिएगा। खाते हैं ना? खाओ, 4 प्लेट खाता है एक दिन में? सही से बताओ। 2 प्लेट बस, तभी मुंह मोटा आता है। देखिए ना, ये होता है, ये होता है, इसमें लेयर होता है म्यूकोसा का। अब इसमें देखिएगा, ये फंडिक होता है। फंडिक के बाद, फंडिक कुछ करता नहीं, ये बस भोजन चारों तरफ फैला देता है। फंडिक के बाद भोजन आता है किस पार्ट में? पाइलोरिक में आता है। अब चलिए हम पाइलोरिक यहाँ पढ़ाते हैं आपको काफ़ी डिटेल में। इसको मिटा दें? नहीं मिटाएंगे। पाइलोरिक उधर लिख दिए हैं, यहाँ भी लिख देते हैं, अपना बोर्ड है, का टेंशन है। पाइलोरिक, इस पाइलोरिक में एक ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि। सुनते चलिएगा ध्यान से, जठर ग्रंथि। और ये जठर ग्रंथि एक रस निकालता है, जठर रस। और ये कितने रूप में निकालता है? 2 रूप में निकालता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला जो रूप होता है इसको हम बोलते हैं रेनिन। पहला क्या निकालता है? रेनिन। और दूसरा जो निकालता है, इस दूसरे वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या? पेप्सिन। पेप्सिन, इसको मिटाते हैं पहले वाले को, पेप्सिन। ये है पेप्सिन। आप नोट करते चलिए, कुछ कुछ हिस्सा मिटा जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रहा है वहाँ। ये होता है रेनिन। 2 जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, और जठर रस को एंजाइम निकालता है, 2 एंजाइम निकालता है। एक रेनिन निकालता है, दूसरा क्या निकालता है? पेप्सिन निकालता है। अब भाई दोनों का काम क्या होता है समझिए। रेनिन क्या करता है? दूध को पचाने का काम करता है। दूध हुआ मतलब जो भी फैट वाले सामान हम खाते हैं उसको पचाने का काम करता है, यानी कि दूध को दही में बदल देता है। रेनिन किसको किसमें बदल देता है? कैसे बदल देता है? देखिए, अब देखिएगा, छोटा बच्चा जो होता है वो दूध पीता है सब ज़्यादा, अधिकांशतः ज़्यादा कुछ नहीं खाता है, लेकिन दूध पीता है। लेकिन दूध पीने के बाद जब वोमिटिंग मारता है तो सब दही के रूप में बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि वो रेनिन क्या करता है? उस दूध को किसमें बदल देता है? दही में बदल। दूध का पाचन, शरीर में दूध का पाचन कौन करता है? यानी कि फैट का भी पाचन कौन करता है? लेकिन कंप्लीट पाचन नहीं कर पाता है। अब आगे आपको हम बताएंगे कि इस फैट का कंप्लीट पाचन कहाँ पे होता है। यहाँ बस इतना समझिए, ये रेनिन क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, पचा देता है, ठीक है। लेकिन वही इंसान क्या कहता है, कोई इंसान जो होता है मान लीजिए बूढ़ा हो जाता है तो अधिक दूध खाने पर पचता ही नहीं है, उसको दही नहीं बन पाता है, क्योंकि ये कम काम करता है। तो डॉक्टर कहता है दूध मत खाइए, आप डायरेक्ट दही खाइए। दूध खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे दूध जाएगा तो पेट में दही ना बनेगा। तब सबसे बड़े क्या, दूध मत खाइए, आप डायरेक्ट क्या खाइए? दही खाइए, उससे आपको एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी। लेकिन बुढ़ापे में कहता है तो खिचड़ी खाने का। हाँ, बुढ़ापे में खिचड़ी, तो सब डाइजेस्ट सिस्टम लो हो जाता है इसलिए। अब देखिए पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन समझिएगा, पेप्सिन क्या है भाई? अभी आएंगे ट्रिप्सिन, इसके बाद आपको हम बताएंगे पेप्सिन का दूसरा का भाई ट्रिप्सिन के बारे में। ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को सबसे पहला प्रोटीन किसमें बदल देता है? पेप्टोन। तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन। ये याद रखिएगा, सबसे पहला प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? अगर कोई आपसे पूछे प्रोटीन का सबसे पहला पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन करता है। कहाँ पे होता है? आमाशय में होता है। किस भाग में होता है? पाइलोरिक में होता है। पाइलोरिक में कौन सी ग्रंथि होती है? जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि कौन सा रस निकालता है? जठर रस निकालता है। जठर रस में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, रेनिन और क्या? पेप्सिन। तो रेनिन क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, पचा देता है। और पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अभी प्रोटीन पूरा पाचन नहीं हुआ है, अभी प्रोटीन बस पेप्टोन में बदला है। किसमें बदला है? प्रोटीन सिर्फ पेप्टोन में बदला है। अब ये पेप्टोन से किसमें बदलेगा? पेप्टाइड्स। और पेप्टाइड से किसमें बदलेगा? एमिनो एसिड। यानी कि प्रोसेस काफी लंबा है, मेरे को बहुत आगे तक चलना है। देखिए अब आगे बताते हैं आपको। ये था आमाशय का पार्ट, हमने सिर्फ आमाशय में पढ़ा। आमाशय के बारे में जाना, आमाशय क्या होता है, कितने भाग होते हैं, ये सब जाना। आपको हम बता दें, इस आमाशय के जस्ट नीचे यहाँ पे होता है क्या? अग्न्याशय, जिसे पैंक्रियाज कहा जाता है। अग्न्याशय होता है, यहाँ पे अग्न्याशय होता है, ये है अग्न्याशय। आमाशय के जस्ट नीचे अग्न्याशय होता है। यहाँ पे होता है आपका गॉल ब्लैडर, जिसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं, ये यकृत होता है। तो अब हम लोग डाइजेशन पर देखो, जब पूरा पचा हुआ क्या कार्बन, देखिए अब यहाँ पे जब भोजन गया पेप्सिन के आगे, यानी कि इस आमाशय के आगे जब यहाँ प्रवेश करेगा भोजन, तो यहाँ तक किसका डाइजेशन हो चुका है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो चुका है, और कुछ का प्रोटीन का भी डाइजेशन हो चुका है। तब बात याद रखिएगा
पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट और पचा हुआ प्रोटीन और पचा हुआ फैट, जो भी कुछ बचा हुआ हो, उसके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? काइम। क्या बोलेंगे? काइम। जब यहाँ से जब इसमें आया था तो बोला था कि केवल कार्बोहाइड्रेट पचा हुआ था। अब भोजन प्रवेश कर रहा है इसमें, यहाँ से आगे बढ़ेगा तो उसका नाम बदल जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? काइम नाम दिया जाएगा, तो वो काइम कहलाएगा। ठीक है, काइम। अब ये काइम जो होता है, देखिए काइम जब जैसे आगे प्रवेश करता है ना, छोटी आंत में जैसे प्रवेश करता है, समझिए बोला कि यहाँ से काफी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आएगा। अभी तक तो काफी आसान था, ये सब जितना आपको बताया वो काफी आसान था, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आएगा, क्योंकि छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत ही कंप्लीट है, जैसे बोले क्या कहते हैं, जो अग्न्याशय होता है, पूछा जाता है कि पाचन तंत्र का कौन सा अंग है जो पूर्ण पाचक एंजाइम निकालता है? बोलिए अकेले है, लेकिन वो तीनों को पचाता है अकेले। कार्बोहाइड्रेट को भी पचाता है, प्रोटीन को भी पचाता है और फैट को भी पचाता है, तो वो होता है अग्न्याशय। अब ये अग्न्याशय जो होता है, आज पढ़ाएंगे आज यही तक, अगला वीडियो में आपको हम बताएंगे, बस बोल दे रहे केवल। अग्न्याशय जो होता है 3 प्रकार के एंजाइम निकालता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, जिसे शॉर्ट में लेट करके याद किया जाता है LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। 3 को एंजाइम निकालता है कौन? ये अग्न्याशय। लेकिन आज बेचारा अकेले अपने मन से एंजाइम नहीं निकालता है, इसमें एंजाइम निकालने के लिए प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है? देखिए छोटी आंत जो होता है ना, ये छोटी आंत, इस छोटी आंत का 3 गो भाग होता है। सबसे पहला भाग जो यहाँ पे होता है, इसको ड्यूडेनम कहा जाता है, जिसको ग्रहणी कहते हैं। पक्वास है, इसको ग्रहणी भी कहलाता है, पक्वास भी कहलाता है, ड्यूडेनम भी कहलाता है। तो इंग्लिश नाम हो गया ड्यूडेनम, हिंदी नाम या तो ग्रहणी कहिए या फिर पक्वासे कहिए। ये जो ग्रहणी होता है ना, ये ग्रहणी 2 गो हार्मोन्स निकालता है, तो ध्यान समझिएगा इस बात को। अगला वीडियो में पूरा अलग अलग डायग्राम बनाकर तब समझाएंगे, कैसे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इतने पर रोकेंगे। ये जो ड्यूडेनम होता है ना, सबसे पहले तो ये क्या करता है, ये ड्यूडेनम कहता क्या है? ये कहता है कि शुरुआत में भोजन क्षारीय रूप में था, तो जब मेरे पास ये भोजन आया है तो ये अम्लीय रूप में काहे रहेगा? आप लोग इसको पुनः क्षारीय बना के मेरे पास भेजिए। ये कौन कहता है? ड्यूडेनम कहता है। अब ड्यूडेनम की ये मतलब क्या कहता है, इसको मानिए कि ये ऑर्डर देता है कि हम भोजन को तभी आगे बढ़ने देंगे जब ये किस रूप में आए? क्षारीय रूप में आए। अब बेचारे दोनों कन्फ्यूज, क्या पुनः पहले तो क्षारीय था तो अम्लीय बनाए, फिर अम्लीय से क्या बनाना पड़ेगा? क्षारीय। तो अम्लीय बनाया, इतना ना खतरनाक अम्लीय बना दिया कि उसके लिए ऊपर एक लेयर बनाया म्यूकोसा का। सेम वही बात है, जब बात आया क्षारीय बनाने का, तब ये ध्यान समझिए, ये लीवर और ये अग्न्याशय, ये दोनों का काम क्या है? हमने आपको बताया, ये अग्न्याशय जो है पूर्ण पाचक एंजाइम निकालता है, और ये पूर्ण पाचक एंजाइम निकालने के लिए इसको प्रेरित कौन करता है? ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम क्या करता है? ड्यूडेनम पहला बात, ड्यूडेनम में पाचन, याद रखिएगा, ड्यूडेनम में पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, बस ड्यूडेनम 2 हार्मोन्स निकालता है। सबसे पहला हार्मोन निकालता है क्या? सिक्रेटिन। एक हार्मोन निकालता है सिक्रेटिन, और दूसरा हार्मोन निकालता है क्या? कोलेसिस्टोकाइनिन। याद रखिएगा, कोलेसिस्टोकाइनिन। 2 हार्मोन्स निकालता है कौन? ये ड्यूडेनम 2 हार्मोन्स बनाता है। पहला हार्मोन सिक्रेटिन बनाता है और दूसरा हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन बनाता है। सिक्रेटिन किसके लिए बनाता है? इस अग्न्याशय के लिए बनाता है, ताकि ये अग्न्याशय तीनों एंजाइम को निकाले, एमाइलेज को, ट्रिप्सिन को और लाइपेज को निकालने के लिए। और एक और का नाम बोले, आप लोग का नाम बताया, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन जो था, ये जो ड्यूडेनम था, कोलेसिस्टोकाइनिन क्यों बनाता है? ताकि कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन इस गॉल ब्लैडर को, पित्ताशय को कहे, उत्तेजित करे, ताकि ये थोड़ा सा भी तो अंश इसमें मिलाए पित्त का। देखिए पित्त काफी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, पित्त जो होता है काफी क्षारीय प्रवृत्ति होता है। पित्त का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है, बनाता ही है और यहाँ पे लाके स्टोर कर देता है पित्ताशय के पास सब। तो यही पित्ताशय क्या करता है, जब कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन इसके पास पहुँचता है तो ये हल्का सा क्या करता है, पित्त उसमें से मिला देता है। अब हल्का सा आप देखिएगा, अरे मांस मछली कुछ कटाता है तो ग्रीन कलर का होता है, अगर वो गलती से अगर कट जाए, फट जाए ना, तो पूरा का पूरा मीठे खराब हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा, माहौल टाइप का हो जाता है। तो ये काम क्या करता है, उसमें मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? काइम में मिल जाता है। और काइम में मिलकर अब आगे आपको प्रक्रिया कल बताएंगे कि छोटी या तो 3 पार्ट होता है। पहला बताया हमने ड्यूडेनम, दूसरा क्या होता है जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। और इस तीनों में भी पाचन की प्रक्रिया होगी। और इसी में ये कहा गया पेप्टोन्स बदलेगा पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स बदलेगा एमिनो एसिड में।
तो आपको ये इसके आगे हम कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही कर देते हैं, अगला वीडियो आप लोग वेट कीजिएगा। और इस वीडियो को बालक जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि पूरा डिटेल में हमने आज आपको पढ़ाया इस डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, जहाँ तक हो सके 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, याद करिए और कोशिश करिए कि इस टाइप का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने कोई पूछ दे तो एक भी छूटे नहीं। तो एक बार 2 मिनट रिवीजन आपको हम कराएंगे। पहला हम लोग स्टार्ट किए थे कहाँ से, मुख से। मुख में कौन सा ग्रंथि पाई जाती है, लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि 3 रूप में होती है, कौन सा, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। खैर एक काम करते हैं, इतना चिल्ला चिल्ला हमने पढ़ाया, आप आइए और पूरा डिफाइन करके बताइए क्या क्या होता है। निकलिए आइए, अब पूरा बताइए, हमको समझाइए कि क्या क्या हमने आपको बताया। ठीक है, टोटल भोजन का अंतःकरण मुख गुहा द्वारा होता है। हाँ। और मुख में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं। और लार ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। और ये 4 प्रकार के एंजाइम निकालते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि लाल ग्रंथि कौन होती है, पैरोटिड। बहुत बढ़िया। और इसमें 4 होते हैं जो सबलिंगु लाइसोजाइम, डाइली, डाइजेस्ट, म्यूकस, 4 प्रकार के होते हैं। और क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम क्या काम करता है, लाइसोजाइम कीटाणु को मारने का काम हाँ, करता है। लाइसोजाइम कीटाणुओं का मारने का काम करता है। और टाइलिन और एक और होता है वो भोजन में किस पार्ट को, किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और ग्लूकोज में बदल देता है। जब कार्बोहाइड्रेट पच जाता है तो क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है, पचने के बाद चोकरमंड। तो पचने के बाद क्या कहलाता है, जो लई के रूप बनता है भोजन को क्या कहलाता है, चोकरमंड। और बोलस बोलस के फॉर्म में होता है। बोलस। तो और ध्यान दीजिए, बोलस